नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों में हमने पहले स्रोत का काफी अच्छे तरीके से विश्लेषण किया। यानी कि दोस्त यहाँ पर हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में काफी विश्लेषणात्मक ढंग से, काफी वर्णनात्मक ढंग से हमने समझ लिया है, सीख लिया है। लेकिन दोस्त जो सेकेंड सेकेंड स्रोत है वो पुरातात्विक स्रोत है। यानी कि पुरातात्विक स्रोत है। आज क्या पढ़ना है दोस्त? देखिए यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत सबसे पहले समझेंगे कि पुरातात्विक स्रोत है क्या। तो पुरातात्विक स्रोत को आप कैसे समझ सकते हैं? पुरातात्विक स्रोत क्यों इम्पोर्टेंट है? यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के मद्देनजर, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में ये क्या है? सेकेंड स्रोत है, यानी कि दूसरा स्रोत है। अब देखिए यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत किस प्रकार से समझेंगे। देखिए पुरातात्विक स्रोत वे भौतिक अवशेष है। यानी कि दोस्त यहाँ पर इस पुरातात्विक स्रोत में कुछ नए नए संशोधन हुए थे, यानी कि कुछ नए नए आविष्कार हुए थे। यानी कि जिस प्रकार से हम लोग आज वर्तमान समय में जी रहे हैं, तो पुरातात्विक स्रोत में क्या था? वहां उस समय थोड़ा सा अलग सा वहां पर टेक्नोलॉजी का विकास हुआ था, यानी कि तकनीक का विकास हुआ था। और उसी तकनीक का देन है कि आज हम लोग काफी खुशीपूर्वक रह रहे हैं, आराम से यहाँ पर जीवन यापन जी रहे हैं। देखिए यहाँ पर भौतिक अवशेष है। देखिए भौतिक अवशेष क्या है? यानी कि जिनके आधार पर प्राचीन मानव, देखिए प्राचीन मानव यानी कि अभी के मानव समाज की बात करने पर नहीं भूला जाना, यानी कि इतिहास के प्राचीन मानव सभ्यता के बारे में यहाँ पर विखंडन किया गया, यानी कि विश्लेषण किया गया। अब देखिए यहाँ पर समाज, देखिए प्राचीन मानव फिर समाज, उसके बाद क्या आता है? संस्कृति, फिर अर्थव्यवस्था और राजनीतिक जीवन के यानी कि जानकारी यहाँ पर मिलती है। यानी कि देखिए हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत भौतिक अवशेष है। यानी कि भौतिक अवशेष है, यहीं से क्या हुआ है? एक नए सिस्टम का, यानी कि नए तौर तरीका का यहाँ से शुरुआत हुआ। यानी कि दोस्त यहाँ पर मानव समाज है काफी पृथक रूप से यहाँ पर जीवन यापन जीने लगे। यानी कि अलग अलग समुदाय के रूप में, अलग अलग छोटे छोटे प्रांत के रूप में, प्रदेश के रूप में यहाँ पर क्या हुए? मानव समाज एकत्रित हुए और एकत्रित होने के पश्चात क्या क्या किए? यानी कि सबसे पहले समाज को बनाए, यानी कि अपने समाज को कलेक्शन किए। यानी कि हम जो है मानव समाज इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, यानी कि इसी सोसाइटी में हम लोग यहाँ पर एक समुदाय के रूप में रहेंगे, एक क्लासिफिकेशन के रूप में रहेंगे, वर्गीकरण के रूप में रहेंगे। तो दोस्त यहाँ पर संस्कृति की बात आती है। अब देखिए समाज का निर्माण हुआ, तो समाज के निर्माण के बाद संस्कृति का विकास हुआ, यानी कि संस्कृति, फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। अब अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार हुआ दोस्त? यानी कि अर्थव्यवस्था में, यानी कि लेन देन की प्रक्रिया, तो जैसे जैसे मानव समाज का विकास हुआ उस प्रकार से क्या हुआ? नए नए तौर तरीका का भी यहाँ पर संयोजन बढ़ा। इस प्रकार से संयोजन बना, यानी कि अर्थव्यवस्था के रूप में। अर्थव्यवस्था क्या होता है? वाणिज्य, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल। तो यहाँ पर जब अर्थव्यवस्था का प्रचार प्रसार हुआ, अर्थव्यवस्था का सिस्टमाइज हुआ, तो उसके बाद राजनीतिक जीवन, यानी कि पॉलिटिक्स, यानी कि पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का एक गठन किया गया। और उस गठन के दरमियान क्या हुआ दोस्त? यहाँ पर एक समझिए तो क्या किया गया? एक अलग वर्चस्व का यहाँ पर निर्माण किया गया। तो उसके हिसाब से क्या हुआ दोस्त? एक प्रदेश, यानी कि प्रदेश जो आज हम लोग स्टेट वाइज है, यानी राज्य स्तरीय है,
यानी कि हमारा देश जो है अलग अलग स्टेट के रूप में पुनर्निर्माण हुआ, यानी कि अलग अलग राज्य के रूप में पुनर्गठन किया गया। तो ये चीज कैसे हुआ? तो जब लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ, देखिए जब लिखित प्रमाण यहाँ पर नहीं मिल पाया तो क्या हुआ मेरे भाई? पुरातात्विक स्रोत इतिहास के पुनर्निर्माण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया, यानी कि महत्वपूर्ण हो गया, इंपॉर्टेंट बन गया। ओके, चलिए आगे हम देखेंगे। अगला केस क्या है दोस्त? अगला केस है जब इस प्रकार से यहाँ पर कस्टमाइज किया गया, यानी कि पुरातात्विक स्रोत को जब कस्टमाइज किया गया तो उसके पश्चात क्या हुआ दोस्त? अभिलेख यहाँ पर, फिर उसके बाद सिक्का, फिर उसके बाद स्मारक और अवतरण उत्खनन से प्राप्त सामग्री। तो दोस्त इस प्रकार से क्या हुआ? यहाँ पर चयन किया गया और चयन करने में अभिलेख में क्या होगा मेरे भाई? देखिए अभिलेख में यहाँ पर शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र आदि, यानी कि वगैरह वगैरह यहाँ पर शिलालेख को यहाँ पर क्या किया गया? ये अलग फॉर्मूला दिया गया, एक अलग रूपांतरण दिया गया। फिर उसके बाद सिक्का, देखिए सिक्का जो है मौर्य, कुषाण, सातवाहन, यानी कि गुप्त आदि काल का आर्थिक राजनीतिक जानकारी। ओके, यानी कि इन सभी का ये सिक्का क्या है? साक्ष्य है। अभी भी हम लोग दोस्त जब हम लोग के पास छोटे छोटे सिक्का जब एकत्रित होता है, प्राप्त किए जाते हैं, तो सिक्का को कहीं कहीं सिंबल आपको मिलेंगे। तो ये सभी राजा महाराजाओं का यहाँ पर सिक्का मिलेंगे। तो ऐसा कैसे संभव होगा? कहीं ना कहीं तो उनका अवशेष होगा, यानी कि उनके सिक्का जो है, सिक्के के प्रतिमा यानी कि मुहर जो है वहां पर छाप छोड़ा। तो उस छाप छोड़ने के बाद क्या हुआ दोस्त? यहाँ पर आर्थिक और राजनीतिक जानकारी प्राप्त किया गया। यानी उस सिक्के से आप सोचिए दोस्त, उस सिक्के के माध्यम से इतना बड़ा हमें क्या मिला? साक्ष्य मिला, यानी कि आर्थिक और राजनीतिक जानकारी मिली। तो देखिए उस सिक्के में क्या रहस्य था? यानी सिक्के में क्या रहस्य था? उस रहस्यमय सिक्का का जो है आर्थिक और राजनीतिक रूप से जानकारी मिला। अब देखिए स्मारक, स्मारक जो है स्तूप, मंदिर, गुफाएं और मूर्तियां। तो स्मारक रूप में स्तूप प्राप्त किया गया, मंदिर प्राप्त किया गया, प्राप्त किया गया और उसके बाद अंतर मूर्ति भी मिला। वे सभी पुरातत्ववेत्ता जो है इन सभी का खोज रिसर्च किया और रिसर्च में एक पाया कि कहीं ना कहीं इन सभी का सत्ता का क्या हुआ? विकास हुआ, सत्ता का निर्माण हुआ और ये सत्ता अब तक क्या हुआ? विलय भी हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर उत्खनन से प्राप्त सामग्री है। हमने आपको अभी क्या कहा कि जब सत्ता का निर्माण हुआ, तो सत्ता का जब निर्माण हुआ, सत्ता का विकास हुआ, तो सत्ता अंत में समाप्त हो गया। और वो साक्ष्य जो है जब समाप्त हुआ मेरे भाई, तो उसका जो सामग्री था उस जमीन के अंदर तो दबा होगा, और जब जमीन का अंदर दबा तो क्या पाया? यानी कि उत्खनन से प्राप्त सामग्री पाई। अब देखिए उत्खनन से प्राप्त सामग्री में नगर भी हो सकता है, मकान भी हो सकता है, मिट्टी के बर्तन भी हो सकता है, औजार भी हो सकता है और वगैरह वगैरह आभूषण यानी कि सोने चांदी के गहने भी हो सकते हैं। सोने चांदी के अलावा समझे तो प्लास्टिक का भी आभूषण प्राप्त किए जा सकते हैं। ये सभी कैसे पाया गया? यानी कि यहाँ पर उत्खनन से प्राप्त सामग्री ये सभी प्राप्त हुआ और उत्खनन पुरातत्ववेत्ता जो है अपने रिसर्च के माध्यम से एक पाया कि कहीं न कहीं इन सभी का जुड़ाव किससे है? यानी कि पुरातात्विक स्रोत से, यानी कि पुरातात्विक स्रोत से इन सभी का कहीं न कहीं चक्रीकरण होता है। अब यहाँ पर सभी प्रमुख स्रोतों का हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। सभी प्रमुख स्रोत क्या है दोस्त? यानी कि अभिलेख और शिलालेख, यानी कि अभिलेख और शिलालेख जो है
यहाँ पर इस प्रकार से हुआ, यानी कि अभिलेख और शिलालेख। देखिए यहाँ पर पत्थर, स्तंभ, गुफाओं तथा धातुओं पर उत्कीर्ण लेखों से शासकों और शासन और सामाजिक जीवन की क्या मिली, यानी नॉलेज प्राप्त, यानी कि जानकारी। फिर क्या हुआ, यानी कि देखिए यहाँ पर अशोक के शिलालेख। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिख रहा है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि अशोक के शिलालेख में क्या पाया, यानी कि ये सभी सामग्री पाया। तो हम अशोक के बारे में आगे पढ़ेंगे, यानी कि मौर्य साम्राज्य, यानी कि मौर्य साम्राज्य में हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। यानी अभी हम काफी हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, यानी कि स्रोत है, उन सभी का जब हम पूरे अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फिर बाद में क्या करेंगे, अशोक के बारे में, यानी कि अशोक यानी कि मौर्य काल, यानी कि मौर्य काल में हम अशोक का भी काफी अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। अब देखिए अशोक के शिलालेख में क्या हुआ, पत्थर, स्तंभ, गुफा, धातु पर उत्कीर्ण लेखों से शासनों, प्रशासन, धर्म और सामाजिक जीवन की जानकारी मिला। अब देखिए सेकंड क्या था, सिक्का। अब सेकंड मेरे भाई सिक्का था। तो सिक्का में क्या हुआ, देखिए सिक्का में हम लोग क्या पाया, इस सिक्का जो है, सिक्के से शासकों के नाम। देखिए हमने आपको क्या बताया कि सिक्का से शासकों के नाम, यानी कि राजा महाराजाओं के नाम, उपाधियां, फिर उसके बाद धार्मिक प्रतीक, आर्थिक स्थिति और व्यापार की जानकारी प्राप्त किया गया इस सिक्का के माध्यम। तो कहीं ना कहीं हमारे इतिहासकार जो है, इतिहास वेता जो है, तो सिक्का का खोज किया होगा मिट्टी के माध्यम से, यानी कि मिट्टी का खुदाई किया होगा। तो जब मिट्टी का खुदाई किया गया तो रिसोर्सेज में पाया गया कि सिक्का में जो इन सभी का जो है क्या था, साक्ष्य उसी में संलिप्त था, मौजूद था। तो इन सभी का मौजूदगी सिक्का में पाया गया। चलिए हम आगे थर्ड पार्ट को समझेंगे, यानी कि पुरातात्विक स्रोत के नाम, स्मारक, फिर उसके बाद स्थापत्य। देखिए मंदिर, स्तूप, विहार, गुफाएं, किले और नगरों के अवशेष तत्कालीन वस्तुतः एवं धार्मिक जीवन की जानकारी देते। ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या समझेंगे, यानी कि सांची का स्तूप, अजंता की गुफाएं, यानी कि सांची का स्तूप और अजंता की गुफाएं यहाँ पर स्मारक के तौर पर यहाँ पर इन सभी का जो पाया गया। अब देखिए मूर्ति और प्रतिमाएं, मूर्ति और प्रतिमाएं, मूर्तियां एवं प्रतिमा। देखिए मूर्तियों से धार्मिक विश्वास, देखिए मूर्तियों से क्या हुआ, धार्मिक विश्वास। जैसे जिस प्रकार से हम लोग आज भी आस्था में विश्वास करते हैं, यानी कि आस्था में हम लोग क्या करते हैं, आस्था में विश्वास अभी भी हम लोग जमाते हैं। लेकिन हमारे धर्म को दूसरे धर्म क्या करते हैं, इसे अंधविश्वास मानते हैं। तो छोड़िए वो अपने धर्म में विश्वास करें, हम अपने धर्म में विश्वास करेंगे, लेकिन अपना अपना धर्म क्या है, अपने जगह पर सभी का धर्म बराबर है, समान दर्जा का, यहाँ पर सभी का यहाँ पर परम सिद्ध अधिकार। तो दोस्त यहाँ पर धार्मिक विश्वास, कला, देखिए कला जो है, कला, फिर इसके बाद वेशभूषा और तत्कालीन सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त, यानी कि मूर्ति के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से क्या प्राप्त होता है, यानी तत्कालीन संस्कृतियों का हमें ज्ञान मिलता है। चलिए आगे हम देखेंगे पांचवा, यानी कि मृद भाग, यानी कि मृद भाग। देखिए यहाँ पर मृद भाग जो है, मृद भाग एवं मिट्टी की वस्तु है, बर्तन, खिलौने, मुहरे आदि से दैनिक जीवन, तकनीक और व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। हम छठे पॉइंट को समझेंगे,
देखिए छठा क्या है, यानी उपकरण एवं हथियार। देखिए पत्थर, तांबे, कांस्य और लोहे के औजारों से तकनीकी विकास तथा मानव की जीवन शैली। देखिए मानव की जीवन शैली का पता चलता है। मानव की जीवन शैली क्या यहाँ पर पता किससे चलता है, यानी कि उपकरण एवं हथियार के माध्यम से। और यहाँ पर प्रमुख प्रमुख प्राकृतिक स्रोत में अब साक्षर स्टेप को समझेंगे। देखिए यहाँ पर नगर एवं भवनों के अवशेष। देखिए नगर एवं भवन, यानी कि नगर एवं भवन। देखिए जब छोटे छोटे भवन बनाए, यानी कि छोटे छोटे मकान बनाए, यानी कि प्राचीन काल में जो आदि मानव का विकास हुआ, तो विकास ऐसे ही ना हुआ मेरे भाई। कैसे हुआ, यानी कि छोटे छोटे थे बस्तियां। बस्तियां कैसे बना, सबसे पहले मकान बनाए, मकान के पश्चात वो जब छोटे छोटे समूह में बंधे गए, यानी कि जब छोटे छोटे समूह में बंधे, तो यहाँ पर क्या हुआ, नगर का विकास हुआ। यानी कि भवन का, यहाँ पर भवन से नगर का विकास, यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे भवन से यहाँ पर नगर का विकास हुआ। और विकास के पश्चात क्या हुआ दोस्त, यानी कि उत्खनन से प्राप्त सड़कें, मकान, जल विकास की व्यवस्था। यानी कि जल विकास की व्यवस्था कहने का मतलब हुआ जब वो नाली वगैरह का इस्तेमाल किए, तो नाली वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए जल निकास। जैसे हम लोग आज भी अपने वर्तमान समय में क्या करते हैं, जल निकास के लिए नाली का बंदोबस्त करते हैं। यानी कि जो भी हमारे गांव, तो गांव में प्रत्येक घर में जल निकास कैसे होता है, जल निकास से एक नाली के माध्यम से किया जाता है, यानी कि जिसको हम लोग आम भाषा में नली भी बोलते हैं। तो नली का जल निकास व्यवस्था का यहाँ पर क्या हुआ, उसका विकास हुआ। फिर उसके बाद अनागार। अनागार करने का मतलब हुआ, यानी कि अनागार जो है यहाँ पर प्राचीन नगर योजना की जानकारी देती, यानी कि सड़क, मकान, जल निकासी व्यवस्था और अनागार। यानी कि यहाँ पर नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड और नंबर फोर, यानी कि चार जो है यहाँ पर प्राचीन नगर योजना की हमें जानकारी देती है। अब देखिए यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हम हड़प्पा और मोहनजोदारो की लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदारो सभ्यता में, यानी कि मोहनजोदारो में क्या था, ये सभी व्यवस्था, ये सभी फैसिलिटी मौजूद था। ओके, चलिए आगे हम देखेंगे मानव एवं पशु अवशेष। देखिए मानव एवं पशु अवशेष में क्या हुआ, तो अस्थियों आदि से भोजन, पशुपालन और जीवन परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया। यानी कि दोस्त मानव एवं पशु के अवशेष, अस्थियों आदि से भोजन, पशुपालन और जीवन परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया। यानी कि दोस्त इसका भी अवशेष कैसे प्राप्त हुआ, यानी कि खनन से, यानी कि खुदाई के माध्यम से हमारे इतिहासकार ने इनका रिसोर्सेस किया, यानी कि रिसर्च किया। और इस रिसर्च के माध्यम से यहाँ पर एक सभी का जानकारी हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंट क्या है, यानी कि इम्पोर्टेंस, यानी कि महत्व ये है दोस्त, पुरातात्विक स्रोत। देखिए पुरातात्विक स्रोत प्रागैतिहासिक और प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इनके माध्यम से उस समाजों का इतिहास भी जाना जा सकता है, जिन्होंने लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं छोड़ा। ओके, अब हम आगे देखिए आगे क्या है दोस्त, आगे यहाँ पर कंक्लूजन क्या था, यहाँ पर निष्कर्ष ये पाया कि पुरातात्विक स्रोत इतिहास के प्रत्यक्ष भौतिक प्रमाण प्रदान करते हैं और साहित्यिक स्रोत की पुष्टि करने में भी हेल्प करते हैं, यानी कि मदद करते हैं।
अब हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इतिहास की महत्वपूर्ण तत्वों को हम समझेंगे, यानी कि इतिहास में जो प्रमुख तत्व था वो किस प्रकार का था यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर घटना घटना जो था दोस्त, घटनाएं में युद्ध, आंदोलन, राजनीतिक परिवर्तन आदि का यहाँ पर समावेश किया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर समाज और संस्कृति, देखिए समाज, धर्म, कला, साहित्य, परंपराएं और जीवन शैली, इन सभी का समाज में संयोजन बनाया गया, समाज में का संयोजन स्थापित किया गया। अब देखिए अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में कृषि, व्यापार, उद्योग और आर्थिक व्यवस्था का यहाँ पर संयोजन बनाया गया, यानी कि इन सभी को क्या किया गया, इन सभी को अर्थव्यवस्था में जोड़ा गया। अभी भी दोस्त क्या होता है, हमारा जो देश का सरकार है, यानी कि जो देश का प्रतिनिधित्व ले रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, इन सभी के वजह से, यानी कि कृषि, व्यापार, उद्योग और आर्थिक व्यवस्था के मद्देनजर वो क्या करते हैं, अपने अर्थव्यवस्था को आगे की ओर ले जा रहे हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था में, यानी कि एक तरह से हमारे देश में विकास को आगे ले जाते हैं, यानी कि हमारे देश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था का भी होना काफी महत्व रखता है। अब देखिए राजनीति, जब अर्थव्यवस्था को एक क्या किया जाता है, एक सिस्टम दिया जाता है, एक परिवेश दिया जाता है, तो अर्थव्यवस्था के बाद राजनीति को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। और देखिए राज, शासन, राजा और प्रशासन को यहाँ पर राजनीति में जोड़ा जाता है। अब देखिए परमाणु स्रोत, देखिए परमाणु स्रोत क्या है, देखिए अभिलेख, सिक्का, शिलालेख, पुरातात्विक अवशेष, साहित्य आदि, यानी कि सभी क्या है, परमाणु स्रोत का एक संयोजन है। और इस तरह से क्या होता है दोस्त, हमारे भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों का ये सभी क्या है, एक फैक्टर वाइज है। जब तक ये सिस्टम नहीं रहेंगे तब तक क्या होगा, यहाँ पर आप अपने समाज के बारे में, यानी कि अपने भारतीय समाज के इतिहास को आप नहीं समझ सकते। ये सभी का मौजूदगी आज ये प्रमाणित करता है कि जब तक ये सभी समावेश नहीं रहेंगे, सभी प्रमुख तत्व नहीं रहेंगे, तब तक हमारे सत्ता और संस्कृति का उत्पत्ति होना, यानी कि विकास होना आप कदापि नहीं सोच सकते। चलिए आगे हम समझेंगे, आगे क्या है मेरे भाई, यानी कि विदेशी यात्रियों का विवरण है। देखिए यहाँ पर हम इसलिए बहुत समझेंगे। अब देखिए तो विदेशी यात्रियों का विवरण को हम साहित्य के स्रोत में भी हम जोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रमुख स्रोतों में ये विदेशी यात्रियों का विवरण जो है नंबर 3 है, और इसको भी आपको समझना उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए भारत आने वाले विदेशी यात्रियों और लेखकों ने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सबसे पहले मेगा स्थल, देखिए मेगा स्थल क्या क्या, यानी कि मेगा स्थल ने देखा इंडिया मौर्यकालीन भारत की जानकारी दिया। देखिए अब यहाँ पर फाहियान आया, देखिए फाहियान जो है गुप्तकालीन भारत का विवरण किया। देखिए फाहियान क्या किया, भारत में यानी कि गुप्त काल के शासकों का यहाँ पर जानकारी कलेक्ट किया। यानी कि अब यहाँ पर वेदशाह क्या किया मेरे भाई, यानी कि हर्षवर्धन के काल को क्या किया, वितरण किया। यानी कि हर्षवर्धन के काल को ये कलेक्ट किया, यानी कि हर्षवर्धन के पूरे काल को ये एक राइटर के तौर पर, यानी कि एक लेखक के तौर पर उन सभी को क्या किया, कागज और कलम के माध्यम से वो समझा, यानी लिख कर वो, यानी कि एक तरह से लिखित इतिहास को ये बनाया, और उसके माध्यम से वे हमारे हर्षवर्धन को समझे। अब देखिए यहाँ पर सिंह जो था बहुत शिक्षा एवं मठों की जानकारी प्राप्त है, यानी कि बौद्ध का शिक्षा किस प्रकार से था
और मठ, यानी मठ क्या होता है, यानी कि जो भी मठ, आज भी मठ लोग हैं, यानी कि सन्यासी करके, इन सभी का जानकारी इससे ही प्राप्त। अब हम आगे समझेंगे दोस्त। देखिए विदेशी यात्रियों का विवरण, प्राचीन भारतीय इतिहास। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में विदेशी यात्रियों के वृत्तांत महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत। देखिए दोस्तों हमने भी क्या होगा, विदेशी यात्रियों का विवरण जो है साहित्य का स्रोत शामिल, साहित्य का स्रोत में ये जुड़ा गया है, यानी कि एक तरह से ये विदेशी यात्रियों का विवरण तीसरा है, लेकिन उसके बावजूद साहित्यिक स्रोत में इसे कनेक्ट किया गया। अब देखिए भारत आने वाले विदेशी यात्रियों ने यहाँ के राजनीति, यानी कहाँ के, यानी कि हमारे मूल भारत का क्या किया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन का एक्सप्लेन किया, यानी कि उसका वर्णनात्मक जानकारी प्राप्त किया। अब देखिए इनके विवरण से उन कालखंडों की जानकारी मिलती है, जिनके लिए भारतीय स्रोत क्या हुआ, भारतीय स्रोत सीमित हुआ, यानी कि सीमित रह गया। अब चलिए हम आगे समझेंगे, आगे क्या है दोस्त, यानी कि विदेशी यात्री। देखिए विदेशी यात्री यहाँ पर मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य काल में आया, फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय काल के शासन में आया। अब देखिए वेदशाह, यानी कि हर्षवर्धन के काल पर, हर्षवर्धन के काल में आया, हर्षवर्धन के जब हर्षवर्धन यहाँ पर राजा थे तो उस समय कौन आया, वेदशाह आया। अब ये चीन जो था कब आया, यानी कि 7वीं शताब्दी में आया, यानी कि दोस्त चीन जो था 7वीं शताब्दी में आया। तो इसे कहा गया था, बस ज्यादा दूर का नहीं था, यानी कि हमारे भारत के जो सीमावर्ती है चीन है, यानी कि उसे भारत आने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगा होगा, यानी बहुत जल्दी पहुंच गया होगा। अब अकबर ने था 11वीं शताब्दी में, यानी कि ये फारस के थे। अब इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कौन आया, इब्न बतूता आया। चलिए आगे हम समझेंगे, आगे क्या है, यानी कि अब देखिए ये सभी क्या है दोस्त, यानी कि पुरातात्विक स्रोत के, यानी कि पुरातात्विक स्रोत के एक विशेष पहल है, और पुरातात्विक स्रोत में इन सभी विशेष पहल को क्या किया गया, यानी कि संयोजन बनाया। ओके चलिए आगे हम क्या देखेंगे। अब देखिए हमने अभी तक साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और क्या पढ़े, यानी कि विदेशी यात्रियों का विवरण। अब आखिरी वैज्ञानिक और सहायक स्रोत को हम समझेंगे। देखिए आखिरी हम किसको समझेंगे, वैज्ञानिक और सहायक स्रोत। तो वैज्ञानिक और सहायक स्रोत क्या था मेरे भाई, अब देखिए नंबर 4 वैज्ञानिक और सहायक स्रोत में पुरातात्विक विज्ञान, फिर उसके बाद अभिलेख शास्त्र एपिग्राफी, फिर उसके बाद तीसरा क्या है, मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक, फिर उसके बाद कार्बन 14 यानी कार्बन 14 एवं अन्य वैज्ञानिक तिथिकरण, भाषा एवं लिपि का अध्ययन। अब हम सबसे पहले यहाँ पर वैज्ञानिक और सहायक स्रोत को अच्छे ढंग से विश्लेषण करेंगे, वर्णन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में क्या है, यानी कि भारतीय इतिहास के अध्ययन में वैज्ञानिक और सहायक स्रोत वे साधन है जिनसे पुरातात्विक, भौतिक, वैज्ञानिक और अन्य प्रमाण, यानी कि अन्य प्रमाणों के आधार पर अतीत की जानकारी प्राप्त की जाती है। ओके ये सभी वैज्ञानिक और सहायक स्रोत है। चलिए आगे समझो, आगे क्या है मेरे भाई, यानी कि वैज्ञानिक स्रोत। अब देखिए वैज्ञानिक स्रोत में हमने क्या क्या विश्लेषण किया, यानी कि वैज्ञानिक स्रोत में हमने क्या क्या जांच पड़ताल किया, यानी कि वैज्ञानिक देखिए इनसे प्राप्त वस्तुओं या अवशेषों की, यानी कि वैज्ञानिक विधियों से, यानी कि वैज्ञानिक विधियों से जांच की जाती है। और कार्बन 14 C14
देखिए C14 जो है, C14 विधि यानी कि जैविक अवशेषों की आयु निर्धारित करने में उपयोगी साबित हुआ। कौन साबित हुआ? यानी कि कार्बन 14 यानी कि C14 जो है यहाँ पर आयु निर्धारित करने में सहायक सिद्ध हुआ। अब देखिए यहाँ पर पूरा जीव विज्ञान यानी कि पैलेंटोलॉजी, देखिए पैलेंटोलॉजी में जीवाश्मों के अध्ययन से प्राचीन जीवन यानी कि प्राचीन जीवन की जानकारी प्राप्त। अब देखिए मानव विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग मानव विज्ञान, तो मानव विज्ञान के विकास, देखिए मानव विज्ञान के विकास, फिर उसके बाद यहाँ पर जीवन शैली का अध्ययन किया गया यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में यानी कि मानव विज्ञान में क्या किया गया, यहाँ पर मानव का विकास यानी कि मानव किस प्रकार से विकास किया, इन सभी का एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी किया गया और उनके जीवन शैली का भी अध्ययन किया गया। अब नए पॉइंट्स को समझेंगे। देखिए डीएनए एवं जैव पुरातात्विक अध्ययन। अब यहाँ पर दोस्त प्राचीन मानव एवं आबादी के संबंधों को समझने में सहायता किससे मिला? डीएनए और जैव पुरातात्विक अध्ययन से। चलिए अब आगे देखें, आगे क्या है? सहायक स्रोत। देखिए सहायक स्रोत में क्या है? सिक्का, शास्त्रों, अर्थव्यवस्था, व्यापार और राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त किया गया है। अभिलेख एवं शिलालेख। देखिए अभिलेख और शिलालेख, ओके, तो ना जाओ प्रशासन, धर्म और राजनीतिक घटनाओं के महत्वपूर्ण प्रमाण यहाँ पर अभिलेख और शिलालेख से प्राप्त किया गया। ओके, चलिए अब हम मुहर के बारे में समझेंगे। देखिए मुहर व्यापार, प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त किया गया। किसे प्राप्त किया गया? यानी कि मुहर के माध्यम से। चलिए स्थापत्य अवशेष। देखिए स्थापत्य अवशेष क्या है? यानी कि मंदिर, स्तूप, गुफा, किला आदि से स्थापत्य और सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त किया गया। अब हम दोस्त विदेशी यात्रियों के विवरण को समझेंगे। देखिए भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का बाहरी दृष्टिकोण प्राप्त किया गया। तो दोस्त अब जो है यहाँ पर भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों का हमने काफी अच्छे ढंग से वर्णनात्मक तरीके से यानी कि यहाँ पर काफी तौर तरीके से यहाँ पर हमने सीखा, पढ़ा, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के सभी स्रोतों का हमने यहाँ पर खंडन किया। तो दोस्त हमें आशा करते हैं कि आपको मेरा एक सेशन जो है काफी पसंद भी आया होगा। और दोस्त इसी तरह से आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक हम इस सेशन को यहीं पर संपन्न करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।